नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। जैसे ही उसका शरीर सीमा पार कर गया, सब कुछ रुक गया। उसकी आगे बढ़ने की गति अचानक रुक गई, मानो वह किसी अदृश्य पत्थर से टकरा गया हो। उसकी चारों भुजाएं बीच रास्ते में ही जम गईं। क्या वह अपना विचार पूरा नहीं कर पाया था कि तभी उसके भीतर से कुछ उमड़ पड़ा। एक भयानक उथल पुथल ने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया और उसकी दृष्टि उलट गई। एक पल के लिए वह अपने शरीर के अंदर था, अगले ही पल वह उसके बाहर खड़ा था। उसका भौतिक शरीर उस क्षेत्र के किनारे पर लटका रहा, आंखें चौड़ी और निर्जीव थीं, जबकि उसकी आत्मा पूरी तरह से भट्टी में समा गई। उसकी आत्मा का रूप क्षणिक रूप से प्रकट हुआ, पहले से लड़ रहे 2 दिग्गजों से छोटा, कहीं अधिक कमजोर। उसकी रूपरेखा स्थिर और कांपती हुई थी। 4 भुजाओं वाले योद्धा ने चीख मारी। उस क्षेत्र के भीतर नियम सर्वोपरि थे। चौथे रैंक के अमाजारी ने सबसे पहले अपनी बारी ली। उसकी आंखें चमक उठीं। एक अन्य प्रतिभागी, एक अन्य स्रोत। उसने बेरहमी से वार किया, लेकिन वह अकेला नहीं था, क्योंकि बिगिनिंग ने भी एक मुक्का मारा। संपीड़ित वायु के एक ब्लेड ने 4 भुजाओं वाले योद्धा की आत्मा को चीर डाला, उसे लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया और एक विशाल मुक्के से उसका अंत कर दिया। आत्मा के कांपने के साथ ही चीख अचानक बंद हो गई और बिजली का प्रवाह अचानक बढ़ गया। जैसे ही अमाजारी के भीतर शक्ति का संचार हुआ, वह कांप उठा, उसकी आत्मा का विस्तार हुआ और वह और अधिक स्थिर हो गया। वह तुरंत समझ गया, इस क्षेत्र में हिंसा को अंधाधुंध रूप से पुरस्कृत किया जाता था। शुरुआत में भी ऐसा ही महसूस हुआ। जैसे ही दूसरी आत्मा घायल हुई, परिष्कृत सार के टुकड़े पूरे क्षेत्र में बिखर गए। कुछ टुकड़े अमाजारी की ओर आकर्षित हुए, अन्य चीजें आरंभ में समाहित हो गईं। उस विशालकाय प्राणी ने दहाड़ मारी। उसकी आत्मा और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी, क्योंकि चुराई गई शक्ति ने उसके ढहते हुए शरीर को मजबूती प्रदान की। शुरुआत ने अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया। 4 भुजाओं वाले योद्धा की आत्मा टुकड़ों में बिखर गई। कुछ लोग अमाजारी जनजाति में घुस गए, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बिगिनिंग द्वारा निगल लिया गया। अमाजारी लोगों ने इसे भांप लिया और तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना हाथ आगे की ओर झटका दिया। संपीड़ित वायु का एक घेरा घूमते हुए पहिए में बदल गया और बिगिनिंग के आत्मा के कंधे से टकराया, जिससे गाड़ी के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कटा हुआ सार चमकदार धूल में बिखर गया। जैसे ही धूल उसके अंदर समा गई और उसे शक्ति प्रदान करने लगी, अमाजारी ने जोर से सांस ली। उनकी आत्मा की उपस्थिति विस्तृत हुई, किनारों पर कांस्य प्रकाश कठोर होता चला गया। शुरुआत में ही क्रूरता से जवाब दिया गया। वह तलवारों के तूफान में उतर गया और करीब पहुंचने के लिए उसने खुद को फिर से कटने दिया। हर वार ने उसकी आत्मा में लकीरें बना दी। हर लकीर अमाजारी के लिए ईंधन की धारा बन गई, लेकिन उस विशालकाय राक्षस की मुट्ठी लग गई। बिगिनिंग के आत्मा के हाथ ने अमाजारी की छाती पर जोरदार प्रहार किया और उसे अंदर की ओर धंसा दिया। कांस्य रंग की त्वचा वाला वह व्यक्ति लड़खड़ाया, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। शुरुआत में थोड़ा आगे झुककर काटा। अमाजारी की आत्मा का एक हिस्सा, जो एक अंक के आकार का था, अलग हो गया और उसे शुरुआत में घसीट लिया गया। अमाजारी चीख उठे और बिगिनिंग और भी मजबूत हो गई। अमाजारी लोगों ने पीछे हटने की कोशिश की। शुरुआत हुई घायल और जलते हुए, लेकिन अब और भी तेज गति से। अमाजारी ने पूरी ताकत से हमला किया। तूफान में दफनाया गया। वायु के छल्ले बाहर की ओर फट गए, एक पीसने वाले गोले में बदल गए, जिसने बिगिनिंग की आत्मा को कमर से ऊपर तक टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस विशालकाय प्राणी का ऊपरी आधा हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया। अमाजारी ने उन टुकड़ों को खा लिया और फिर से हमला कर दिया। लेकिन जिस क्षण उसने गति पकड़ी, उसी क्षण बिगिनिंग ने भी गति पकड़ ली, क्योंकि जिस क्षण वायु के गोले ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसी क्षण बिगिनिंग का बचा हुआ निचला आधा हिस्सा तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक और वार किया। एक कंधा, एक हाथ, रीढ़ की हड्डी की एक पट्टी। निगला गया प्रत्येक टुकड़ा बिगिनिंग को अधिक शक्ति प्रदान करता था, और शक्ति में प्रत्येक वृद्धि अगले टुकड़े को निगलना आसान बनाती थी। खुद को निगलते हुए देखकर अमाजारी की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। क्षेत्र के बाहर युद्ध क्षेत्र में असामान्य रूप से सन्नाटा छा गया था। जब 4 भुजाओं वाले योद्धा ने आक्रमण किया, तो देखने वाली कुछ जातियों में आशा की एक क्षणिक लहर दौड़ गई। वह आशा 1 सेकंड से भी कम समय तक टिकी रही। सीमा पर पहुंचते ही जैसे ही उसका शरीर जम गया, तीसरे रैंक के कई अभिजात वर्ग के सैनिकों ने इसे अपनी सहज प्रवृत्ति से महसूस कर लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, उस क्षेत्र में जो भी प्रवेश करता है वह भागीदार बन जाता है। जब 4 भुजाओं वाले योद्धा की आत्मा को मुक्त किया गया, तो वहां मौजूद सभी जातियों में सिसकियां गूंज उठी, क्योंकि उन्होंने योद्धा के सार को टाइटन और अमाजारी में प्रवाहित होते देखा। जब बिगिनिंग ने जीतना शुरू किया, तभी उनकी नकारात्मक भावनाएं थोड़ी कम हुई, लेकिन उनके अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। आरंभ की आत्मा और भी अधिक प्रज्वलित हुई। जिस क्षण चौथे रैंक के अमाजारी के सार का अंतिम अंश अलग हुआ, उसी क्षण उसका अस्तित्व अपने सबसे परिष्कृत रूप में सिमट गया और उस क्षेत्र द्वारा निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इसे ग्रहण करने वाला कोई नहीं बचा था। तो सब कुछ शुरुआत में चला गया। शुरुआत अकेली खड़ी थी। उसकी आत्मा का स्वरूप विशाल रूप से फैल गया। अब वह खंडित या फटा हुआ नहीं था, बल्कि संपूर्ण और असीम था। उस क्षेत्र से बाहर उसके शरीर ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया दी। मांसपेशियां मोटी हो गईं, हड्डियां गहरी हो गईं। उसका 40 मीटर लंबा शरीर और भी घना, भारी हो गया और ऐसा लग रहा था मानो उसकी लंबाई भी बढ़ रही हो। अब कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा था। क्रूर पुनर्जन्म के नियम ने अपना फैसला सुनाया। अंधकार में क्षेत्र के भीतर 4 भुजाओं वाले योद्धा के भौतिक शरीर के अंतिम अंश प्रतिक्रिया करने लगे।
उसका जमा हुआ शव, जो अभी भी उस सीमा पर लटका हुआ था जहां से उसने पहली बार प्रवेश किया था, सूखी मिट्टी की तरह चटकने लगा। उसमें से धुंधली रोशनी की नसें रिसने लगी, जो एक अदम्य शक्ति द्वारा क्षेत्र के केंद्र की ओर खींची चली गई। 4 भुजाओं वाले शरीर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसमें अब कोई इच्छा शक्ति नहीं बची थी। उसका मांस अंदर की ओर सिकुड़ गया, मांसपेशियां निर्जीव सार में विलीन हो गईं, हड्डियां फीकी ऊर्जा की धाराओं में विलीन हो गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा शरीर शून्य में तब्दील हो गया और भट्टे में धुएं की तरह आरंभ के भौतिक रूप में समाहित हो गया। जैसे ही ऊर्जा अवशोषित हुई, उस विशालकाय शरीर में स्पंदन होने लगा। वह भक्षण तेजी से हुआ क्योंकि 4 भुजाओं वाला योद्धा कमजोर था। इसके बाद जो हुआ उसकी तुलना में, उस क्षेत्र के केंद्र में चौथे रैंक के अमाजारी का भौतिक शरीर अभी भी खड़ा था। वह सीधा खड़ा था, कांस्य रंग की त्वचा, अक्षुण आंखें खाली, स्थिर। हालांकि उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, शरीर नष्ट नहीं हुआ था। चौथे दर्जे का अस्तित्व आसानी से लुप्त नहीं होता। आत्मा के बिना भी शरीर सदियों से परिष्कृत नियमों और संचित शक्ति से परिपूर्ण था। और अब इस क्षेत्र ने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर लिया। अमाजारी के शव में हल्की हल्की चमक आने लगी। कांस्य रंग की त्वचा से गाढ़े सार के रेशे धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से अलग होने लगे। 4 भुजाओं वाले योद्धा के विपरीत यह एक स्वच्छ प्रक्रिया नहीं थी। अमाजारी के शरीर में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। आरंभ में प्रवाहित होने वाला प्रत्येक टुकड़ा विशालकाय के शरीर को हिंसक रूप से कपकपा देता था। उसकी मांसपेशियां चक्रों में फैलती और सिकुड़ती थीं। उसकी हड्डियां कराहती हुई आने वाली शक्ति को संभालने के लिए बार बार खुद को फिर से जोड़ रही थी। उसकी त्वचा पर दरारें दिखाई देती थीं, जो पुनर्जन्म तंत्र द्वारा उसके रूप को अनुकूलित करने के कारण लगभग तुरंत ही भर जाती थीं। शुरुआत धीरे धीरे हुई। इसी बीच युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर हवा में काफी ऊपर चौथे रैंक के ड्रेकबलर के साथ चल रही लड़ाई भी समाप्त होने वाली थी। चौथे रैंक के अमाजारी, जिनकी मृत्यु दुखद लेकिन एक निश्चित गरिमा के साथ हुई, उनकी तुलना में चौथे रैंक के ड्रेकबलर की मृत्यु जहर से हुई। आमने सामने की लड़ाई में लकी की तुलना ड्रेकबलर से नहीं की जा सकती थी। हालांकि अपने साथी मरे हुओं के समर्थन से, जो उस विशालकाय जीव को घायल करने में सक्षम थे, लकी का जहर काफी साबित हुआ। पर्याप्त समय मिलने पर यह उस भयानक दानव को भी मार गिराने में सक्षम था। जब तक चौथे रैंक के ड्रेकबलर को अपने शरीर के अंदरूनी नुकसान की भयावहता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल असहाय होकर आकाश से नीचे गिर सकता था। अपनी वर्तमान स्थिति में यह अपने विधिक क्षेत्र को भी सक्रिय नहीं कर सकता था। ऐसा करने से तो इसकी मृत्यु और भी शीघ्र हो जाती। अजगर जैसी आकृति को नीचे गिरते देख सबका ध्यान वापस उसी ओर आकर्षित हो गया। युद्ध क्षेत्र में उस समय सदमा फैल गया जब सभी जातियों को यह एहसास हुआ कि वे न केवल चौथे दर्जे के 2 प्राणियों के हमले से बच गए हैं, बल्कि वास्तव में उन्हें मार गिराने में भी कामयाब रहे हैं। जैसे ही ये विचार उनके मन में कौंधे, चौथे रैंक के ड्रेकबलर ने जमीन पर प्रहार किया और कई मील चौड़ा एक गड्ढा बना दिया। अन्य जातियों ने इसका अनुमान लगा लिया था और इसके गिरने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पीछे हट गई थी। जैसे ही राहत के भाव उनके चेहरे पर उभरने ही वाले थे, उनके चेहरे भय से भर गए जब उन्होंने महसूस किया कि गिरे हुए ड्रेकबलर के भीतर एक भयानक ऊर्जा उबलने लगी है। क्या ये कमीना खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है? एक हाथ बचा हुआ एक बौना योद्धा चिल्लाया। जैसे ही संदेह पुष्ट हुआ, आसपास की सभी जातियां बिना किसी झिझक के मुड़कर भाग गईं। उनमें से किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि चौथे दर्जे का कोई अलौकिक प्राणी युद्ध में मरने के बजाय आत्मा विनाश को चुनेगा। वह विचार त्रुटिपूर्ण था। युद्ध के बाद आत्मा विनाश भी अंततः मृत्यु तक का संघर्ष ही था। ड्रेकबलर को पता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह अपने क्षेत्र को सक्रिय करे या न करे। जब तक अन्य प्राणी उसे ठीक होने, जहर को दबाने या पीछे हटने का समय नहीं देते, आकाश से गिरने के क्षण से ही उसका भाग्य तय हो चुका था। जिन प्राणियों को वह चींटियां समझता था, ऐसे जीव जो नरक के बाहर उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे, उनके द्वारा मारे जाने के बजाय उसने अपने आसपास की हर चीज को अपने साथ नीचे खींच लेना चुना। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस। अन्य जातियां भी यह बात समझती थीं। चाहे वे कितनी भी दूर भाग जाएं, चाहे वे शून्य में ही क्यों न चले जाएं, चौथे दर्जे के अस्तित्व से होने वाला विस्फोट विनाशकारी ही होगा। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अचानक एक छोटा सा दैत्य प्रकट होगा, जो अपने शरीर के बराबर लंबा भाला लिए हुए ड्रेकबलर के सिर पर खड़ा होगा। वह छोटा सा दानव माइकल था, जो अभी भी बिगिनिंग की क्षमता का उपयोग कर रहा था। ड्रेकबलर को गिरते देख माइकल तुरंत समझ गया था कि क्या होने वाला है। बिगिनिंग के डोमेन की बदौलत, जिसने उसे बाद में अपनी आई ऑफ ट्रुथ को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया, उसे ड्रेकबलर की हालत का पता सबसे पहले चल गया। वह जानता था कि भले ही वह खुद किस्मत से विस्फोट में बच जाए, लेकिन उसका अनडेड नहीं बचेगा। माइकल ने भाग्य की बजाय कर्म को चुना। हाथ में भाला लिए उसने बत्तख के सिर की रक्षा करने वाली पपड़ियों के बीच की दरार को भेद दिया, जिससे मांस फट गया। भाले को खोपड़ी में गहराई तक घुसाने के बाद भी माइकल नहीं रुका। उसने भाले की शक्ति का उपयोग करते हुए जितना संभव हो उतना जहर उड़ेल दिया। इसका असर तुरंत देखने को मिला। जैसे ही विष ड्रेकबलर के मूल तक पहुंचा, धरती ऐसे कांप उठी मानो कोई विशाल और क्रोधित शक्ति अचानक जागृत हो गई हो। गिरे हुए दानव से एक दहाड़ फूट पड़ी। यह आकाश को चुनौती देते हुए किसी अजगर की गर्भ भरी दहाड़ नहीं थी, यह एक चीख थी। चौथे रैंक का ड्रेकबलर हिंसक रूप से कांप उठा। उसका विशाल शरीर टूटी हुई धरती पर पटक रहा था। उसकी खाल फट गई और ऊपर उठने लगी। उसके नीचे से काले हरे रंग की धुंधली रोशनी की नसें फैल गईं, जो उसकी खोपड़ी के घाव से बाहर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसके पंख व्यर्थ ही फड़फड़ा रहे थे और उसके पंजे जमीन में मीलों लंबी खाया खोद रहे थे। इसके बाद एक और दहाड़ सुनाई दी, जो पहले से कहीं अधिक तेज थी और उसमें असहनीय पीड़ा और
अविश्वास झलक रहा था। ड्रेकब्लड ने शक्ति जुटाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। जहर उसके मूल तक पहुंच चुका था। ऊर्जा संचारित करने का हर प्रयास जहर के फैलाव को और तेज कर रहा था। उसका हृदय गतिरोध में पड़ गया। उसकी सांसें उखड़ी हुई गड़गड़ाहट भरी थी जिनसे युद्धक्षेत्र हिल रहा था। माइकल पीछे नहीं हटा। ड्रेक की खोपड़ी पर खड़े होकर उसका उधार लिया हुआ विशाल शरीर झटके से कांप रहा था। उसने भले को छुड़ाया और बार बार नीचे की ओर वार किया। हर वार से जहर और गहरा होता गया। निकटता और अत्यधिक मात्रा के कारण ड्रेकब्लड का प्राकृतिक प्रतिरोध खत्म होता चला गया। ड्रेकब्लड तब तक चीखता रहा जब तक कि आवाज फट नहीं गई। जैसे जैसे उसकी आंखों, नाक और मुंह से काला विष रिसने लगा, उसकी दहाड़ एक कर्कश घुटन भरी गर्जना में बदल गई। आत्मा विनाश के लिए बन रहा वह भयावह दबाव अस्थिर होकर ढह गया। विष ने उसकी नींव को चीरते हुए उसे नष्ट कर दिया। युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूबे लोग विशालकाय ड्रेकब्लड को असहाय पीड़ा में तड़पते हुए देख रहे थे। उसका अंत अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अपरिहार्यता थी। ये संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चला। ड्रेकब्लड का विशाल शरीर एक बार फिर कांप उठा, फिर धीमा हो गया। उसकी हिंसक छटपटाहट कमजोर पड़ गई। उसके पंजे अब धरती को नहीं खोद रहे थे बल्कि केवल व्यर्थ ही उस पर रगड़ रहे थे। उसका दिल आखिरी बार जोर से धड़का, फिर एक और कमजोर धड़कन, फिर कुछ नहीं। एक चौथे रैंक का ड्रेकब्लड मारा गया था। माइकल ने इसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। दमनकारी दबाव गायब हो गया और आसन्न विनाश का घुटन भरा एहसास युद्ध क्षेत्र से ऐसे छट गया जैसे कोई तूफान आखिरकार गुजर गया हो। माइकल एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। भाला बत्तख की खोपड़ी में गहराई तक धंसा हुआ था। वह इंतजार कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसने भाला छुड़ाया और लाश से नीचे कूद गया। उसके पीछे विशालकाय शरीर गड्ढे में बेजान पड़ा था। अब वह जीवित आपदा नहीं बल्कि गिरी हुई मांस का पहाड़ बन गया था। युद्ध क्षेत्र में बचे हुए लोग दौड़ना बंद कर दिए। एक एक करके वे पीछे मुड़े और चौथे रैंक के ड्रेकब्लड के शव और उसके बगल में खड़े छोटे दानव को अविश्वास से घूरने लगे। सन्नाटा छा गया। पहले जैसी खौफनाक खामोशी नहीं बल्कि स्तब्ध कर देने वाली लगभग श्रद्धापूर्ण खामोशी। चौथे दर्जे के दो प्राणी नरक में उतर गए थे और दोनों की मौत हो चुकी थी। ये सब एक आदमी की वजह से हुआ नहीं, वह अभी भी एक युवक था, बस एक विकृत रूप से मजबूत व्यक्ति। तारांकन। चौथे रैंक के ड्रेकब्लड को मारने के बाद माइकल ने उसे अपने क्षतिग्रस्त कॉफिन ऑफ द फॉरगॉटन में डालने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। इस घटना को देखकर कुछ अन्य नस्लों के लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि चौथे दर्जे के किसी भी प्राणी का शरीर एक खजाना था। उनके शरीर का उपयोग हथियार बनाने, हथियारों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करने और उनसे नीचे के अन्य रैंक 4 और रैंक 3 के साधकों की साधना में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करने के लिए किया जा सकता है। माइकल द्वारा इतना बड़ा खजाना अपने लिए ले लेने से स्वाभाविक रूप से उनमें संभलने से पहले ही कार्रवाई करने की इच्छा जागृत हुई। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि अभी अभी वे सभी भागने के लिए मुड़े थे और केवल वही आगे बढ़ा था। अगर वे सभी खुद से ईमानदार होते तो अगर वह युवक और उसका मरे हुए साथी, विशेष रूप से उसका मरे हुए साथी, न होते तो उनमें से अधिकांश निसंदेह मर चुके होते। अपनी जान बचाने के लिए उस युवक ने अपने कई शक्तिशाली मरे हुए साथियों को भी खो दिया था। उसे इतनी सारी चीजें शुरू में कैसे मिली यह मायने नहीं रखता क्योंकि चूंकि ये ऐसे प्राणी थे जिन्होंने पहले ही नियमों को छूना शुरू कर दिया था, इसलिए इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं हो सकता था। इतने कम समय में इतने सारे लोगों को खोना एक बहुत बड़ी क्षति थी। इन सब चीजों के बदले में रैंक 4 का एक अलौकिक शव बल्कि 2 रैंक 4 के अलौकिक शव मिलना थोड़ा ठीक लगा। माइकल द्वारा चौथे रैंक के ड्रेकब्लड के शरीर को क्षतिग्रस्त कॉफिन ऑफ द फॉरगॉटन के भीतर की जगह में रखने और उसे अपने भले के साथ अपनी आत्मा की दुनिया में वापस लाने के क्षण के बाद माइकल का खून से लथपथ विशाल शरीर अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गया और वह घुटनों के बल गिर गया। अन्य कई जातियों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही स्पार्टन, फेड और माइकल के कुछ अन्य मरे हुए लोग उसके पास आ चुके थे। माइकल ने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि वह ध्यान नहीं दे सका क्योंकि बिगिनिंग के नियम के कारण उस पर पड़ने वाले प्रकृति के प्रभाव के खत्म हो जाने की वजह से माइकल को जो नुकसान महसूस होना चाहिए था वह अचानक उस पर वापस आ गया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। सौभाग्यवश बिगिनिंग के नियम के कारण अपने कई मरे हुए साथियों को खोने और इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खोने से उसकी आत्मा को जो क्षति पहुंची थी वह कुछ हद तक ठीक हो गई थी और माइकल खतरनाक दौर से बाहर निकल चुका था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। लेकिन चाहे वह ठीक हुआ हो या नहीं, इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया कि अपने पहले मरे हुए साथी के बाद से यह माइकल के जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। दुर्भाग्यवश वह इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए जाग भी नहीं पाया, या शायद यह इसी तरह बेहतर था। माइकल को गिरते देख दूसरी जातियां उसके करीब आना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह इरादा दिखाया माइकल के चारों ओर मौजूद मरे हुए लोग रक्षात्मक हो गए। शायद अगर उनमें बुनियादी तर्क करने की क्षमता रखने वाली बुद्धि न होती तो वे करीब आने का इरादा दिखाने वाले हर किसी पर तुरंत हमला कर देते। मरे हुओं की प्रतिक्रिया देखकर किसी भी जाति ने पास जाने की हिम्मत नहीं की और दूर से ही स्थिति को देखती रही। तीनों जातियों के नेता एक बार फिर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। इन तीनों में से केवल एल्फी अपेक्षाकृत पूर्ण अवस्था में था। खार्कवेथ नेता, जिसके पास शुरू में 4 भुजाएं थीं, अब केवल एक ही बची थी। छोटे पंखों वाले मानवाकार प्राणी विरिलियन की नेता अपने पंख खो चुकी थी। अगर तीसरे दर्जे के लिए उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता न होती तो वह अपने साथी जाति नेताओं से बात भी नहीं कर पाती। जैसे ही नेता एकत्रित हुए उनके बीच का अंतर लगभग हास्यास्पद हो गया। वह बौना अपने सामान्य उदासीन भाव के साथ खड़ा था, यहाँ तक कि खार्कवेथ पर अपनी निगाहें घुमाते हुए उन्हें छिपाने की भी जहमत नहीं उठा रहा था।
तुम बिल्कुल बेजान हो, उसने सपाट स्वर में कहा। खारवेथ नेता ने अपनी जीभ से क्लिक की आवाज निकाली और अपने बचे हुए कंधे को घुमाया। जिस जगह पर उसकी दूसरी भुजाएं होनी चाहिए थी, उस ठूंठ को पहले ही आपातकालीन स्थिति में कच्चे तरीकों से सील कर दिया गया था, लेकिन सील करने से घाव नहीं भरता था। किसी अंग का नुकसान किसी अलौकिक प्राणी को अपंग बना सकता है, कभी कभी तो स्थायी रूप से, लेकिन यह अलौकिक दुनिया थी। यदि कोई कीमत चुकाने को तैयार हो तो अंग वापस मिल सकते थे इत्यादि। कुछ हद तक अगर कोई काफी मजबूत होता तो मरना असल में मौत नहीं होती, तो फिर किसी अंग को खोना क्या बड़ी बात होती। दिक्कत बस इतनी थी कि आप जितने मजबूत होते उतना ही मुश्किल होता जाता। निम्न श्रेणी का योद्धा साधारण पुनर्जनन तकनीकों या सस्ते उपचार संसाधनों के माध्यम से अपनी भुजा को पुनः उगा सकता था, लेकिन तीसरे दर्जे का योद्धा, विशेषकर वह जिसने नियमों का उल्लंघन किया हो, अलग होता था। उनका शरीर मात्र मांस नहीं रह जाता था, वह अधिकार और सत्य द्वारा निर्मित संरचनाएं बन जाता था। खारवेथ नेता जैसे किसी व्यक्ति के अंग को पुनर्स्थापित करना केवल एक घाव को भरने जैसा नहीं था, यह उनके जीवन के एक हिस्से का पुनर्निर्माण था, और वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। खारवेथ नेता फिर भी मुस्कुराया, उसकी आंखों में हठी गर्व झलक रहा था। उसने घोषणा की, घाव के निशान मेरी जाति का गौरव हैं, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है। बोने ने उसकी ओर देखा, विरेलियन ने भी उसकी ओर देखा। दोनों में से किसी के भी चेहरे के भाव नहीं बदले। खारवेथ नेता की मुस्कान और भी सख्त हो गई, फिर टूट गया। उसने एक बार खांसा, अपना गला साफ किया और उसकी निगाहें इधर उधर भटक गईं। खारवेथ नेता ने अपने बचे हुए हाथ से अपने चेहरे के एक तरफ खुजली की। अचानक उसे हवा बहुत दिलचस्प लगने लगी। मेरी असली योजना अपने राज्य में वापस जाकर अपने बड़ों से एक गरीब युवक पर दया करने की विनती करना है, उसने स्वीकार किया। अगर मैं 1 साल के लिए अपना चेहरा भूल जाऊं और मुझ पर कुछ एहसान हो तो मैं बिल्कुल नया बन जाऊंगा। उसने अपने ठूंठ को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर उसे वापस नीचे गिरा दिया और मुंह बनाया। एल्फ की निगाहें एक पल के लिए खारवेथ के सीलबंद ठूंठों पर टिकी रहीं, फिर विरेलियन की ओर चली गईं। वह बाकियों से थोड़ी अलग तैर रही थी। जहां उसके पंख होने चाहिए थे, वहां केवल चिकने, ठीक हुए उतक और फटी हुई नसों की हल्की रेखाएं थीं, मानो उसके शरीर पर सीधे उकेरे गए निशान हो। और आप? विरेलियन की आंखें नहीं झपकी। वे फिर से उगाएंगी, उसने कहा। खारवेथ नेता की बची हुई भौहें उठी। इतना आसान? समय के साथ, उसने जवाब दिया। अगर मैं स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाती हूं तो 10 साल लगेंगे। बाह्य रूप से देखने पर उसकी हालत खारवेथ की तुलना में कम गंभीर लग रही थी। उसके अंग अभी भी सही सलामत थे, उसका शरीर अभी भी अक्षुण्ण था, वह अभी भी बिना किसी कठिनाई के हवा में तैर सकती थी, क्योंकि तीसरे दर्जे के लोगों को उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन ये सतही तौर पर की गई व्याख्या थी। जो बात उसने नहीं कही और न ही कहने का उसका इरादा था, वही ये थी कि अपने पंख खोने से उसे शरीर से कहीं अधिक चोट लगी थी। इससे उसकी जीवन शक्ति को ठेस पहुंची थी। ऐसा नहीं था कि इससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती, लेकिन जीवन शक्ति का अर्थ केवल जीवनकाल नहीं होता। इस चोट ने उसकी क्षमता को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया था, और अपने पंख वापस पाने की प्रक्रिया में भी उससे कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होगी। चाहे वह संसाधनों का उपयोग करे या न करे, उसकी कुछ ऊर्जा खर्च हो ही जाएगी। अंतर सिर्फ इतना था कि संसाधनों का उपयोग करने से लागत कम, नियंत्रित और चिंताजनक होने की बजाय कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसे यह बात जानने के लिए बोने की जरूरत नहीं थी, उसे यह बात खारवेथ को बताने की भी जरूरत नहीं थी। एल्फ प्रतिनिधि ने उन दोनों को गौर से देखा, फिर उसी सपाट, उदासीन स्वर में बोली जैसा वह हर बात के लिए इस्तेमाल करती थी। उन्होंने कहा, अगर आप बहुमूल्य संसाधनों से भुगतान करने को तैयार हैं तो मेरी जाति इसका भुगतान कर सकती है। खारवेथ नेता ने पलकें झपकाईं। आपकी जाति? विरेलियन की आंखें आश्चर्य से थोड़ी सिकुड़ गईं। विशाल ब्रह्मांड में कल्पित बोने न केवल अपनी सुंदरता, प्रकृति के प्रति अपने लगाव या उस गर्व के लिए जाने जाते थे जो उन्हें इस तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता था मानो वे ड्रैगन और फीनिक्स के समान ही ऊंचे स्थान पर खड़े हों। उनकी चिकित्सा कला भी सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। उपचार शुरू होने से पहले ही दोनों जातियां जानती थी कि एल्फ जाति जो प्रदान कर सकती है वह उनकी अपनी जातियों द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजों से कहीं बेहतर है। उपचार ही वह तरीका था जिससे एल्फ जैसी गौरवशाली जाति अलगाव से बचती थी और अनगिनत संबंध बनाए रखती थी। उन दोनों को प्रस्ताव से नहीं, बल्कि इस बात से हैरानी हुई कि एक परी ने ऐसा सुझाव दिया था। उसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई फायदेमंद सौदा मिलने वाला हो। हमें इस बात का अंदाजा इस आधार पर नहीं लगाना चाहिए कि एल्फ उनसे किस तरह बात कर रहा था। तीसरी मंजिल पर वर्षों साथ बिताने के बाद भले ही हमारा आपस में कोई करीबी संपर्क न रहा हो, लेकिन निकटता ने ही उनके बीच आत्मीयता पैदा कर दी थी। ये तथ्य कि उसने अब भी उन्हें सचमुच अपनी आंखों के सामने नहीं रखा था, नहीं बदला था। खारवेथ नेता ने घबराकर पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बोने ने मुस्कुराया, नहीं, अगर तुम भुगतान कर सकते हो। खारवेथ नेता और विरेलियन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या बदल गया था? क्या ये दो रैंक 4 अस्तित्वों से बच पाया था, या फिर क्या उस बोने ने अनजाने में ही ये तय कर लिया था कि आज उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना उचित है? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बोने प्रतिनिधि ने कहा। उसने स्थिर स्वर में बोलना जारी रखा, तुमने 15वीं मंजिल पर सहायता की थी, और इसके अलावा उस बोने ने कृतज्ञता की किसी भी भावना को पनपने से पहले ही रोकते हुए कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये दयालुता नहीं है, ये तो बस व्यापार है। विरेलियन और खारवेथ ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उनके भाव जटिल थे। जिस तरह से उसने इसे पेश किया, उसके बावजूद किसी बोने द्वारा किसी का एहसान याद रखना दुर्लभ था। किसी बोने का खुलेआम ये बात स्वीकार करना और भी दुर्लभ था। एल्फ्स के लिए दूसरों का मरना और इसे सम्मान की बात समझना कोई असामान्य बात नहीं थी। यह मानसिकता विशेष रूप से एल्फ राजपरिवार में प्रचलित थी। जैसे ही उनकी बातचीत स्वाभाविक रूप से रुकी, तीनों ने अपना ध्यान नीचे की ओर केंद्रित कर लिया।
युवाओं के लिए वह टूटी फूटी धरती के बीच बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर मरे हुए लोग खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। उसके आसपास का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन किसी भी चीज ने सबका ध्यान उस स्थिर आकृति की ओर नहीं खींचा जो सबके केंद्र में पड़ी थी। खारवेथ नेता ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि बच्चा ठीक होगा। विरेलियन ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे इस पर संदेह है। खारवेथ और एल्फ दोनों ने उसकी ओर देखा। मैं हर समय उसके साथ नहीं था, विरेलियन ने शांत भाव से कहा, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। उसके मरे हुए साथियों की मौत उसे प्रभावित करती है। वह कुछ देर रुकी। युद्ध की यादें ताजा होने पर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, यह उन जादूगरों में आम बात है जो अपनी आत्मा के अंशों का उपयोग करके अपने मरे हुओं को पुनर्जीवित करते हैं। हर नुकसान कुछ न कुछ छीन लेता है। खारवेथ नेता ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, उसे बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे, विरेलियन ने जवाब दिया। और कमजोर भी नहीं। यहां तक कि उसकी पारखी इंद्रियों को भी उन मरे हुओं की गुणवत्ता असामान्य लगी थी। एक को भी खोना उसके लिए बड़ा झटका होता। इतने कम समय में इतने सारे को खोना तो विनाशकारी था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उनका बेहोश होना अपरिहार्य था। चाहे उनका शरीर ध्वस्त हो जाए या उनका दिमाग, दोनों में से एक को तो हार माननी ही थी। उस महिला एल्फ ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें उस युवक पर टिकी रहीं। उनके भावों को समझना असंभव था। कुछ क्षणों के लिए उसकी उदासीन आंखों के पीछे विचार के समान कुछ झलक दिखाई दी। फिर वह गायब हो गया। अंत में उसने कहा, वह जीवित है। इतना ही काफी है, फिलहाल के लिए। जब परी ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी निगाहें युवक से हटी नहीं। अगर मैं उसे जल्दी से अपने लोक में ले जा सकूं, उसने शांत भाव से कहा, तो कुछ नुकसान की भरपाई होने की संभावना है। खारवेथ नेता की बची हुई आंख थोड़ी चौड़ी हो गई। एक मौका, उसने दोहराया। एक छोटी सी बात, बॉने ने बिना झिझक के जवाब दिया। आत्मा को लगी चोट का इलाज सबसे जल्दी और आसानी से हो जाता है, इससे पहले कि वह नींव में समा जाए। समय महत्वपूर्ण है। उसकी निगाहें पल भर के लिए माइकल के चारों ओर मौजूद मरे हुए लोगों पर टिक गईं। लेकिन यह संभव नहीं है। मृत आत्माओं ने बेहोश युवक के चारों ओर एक ढीला घेरा बना लिया था। एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मर जाओगे। तीनों नेताओं में से किसी ने भी इसे खुलकर नहीं कहा, लेकिन वे सभी इसे तुरंत समझ गए। उस युवक के पास जाना निश्चित मृत्यु के समान था। घायल और कमजोर होने के बावजूद वे मरे हुए लोग अभी भी राक्षस थे। और वे वफादार थे, कट्टरता से। खारवेथ नेता ने एक गहरी सांस ली। तो क्या इससे वह कमजोर हो जाएगा? हाँ, बोने ने उत्तर दिया। कोई विराम नहीं था, लहजे में कोई नरमी नहीं आई। हाँ, उसने दोहराया, इससे उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा। विरेलियन की उंगलियां उसकी बगल में थोड़ी मुड़ी हुई थीं। खारवेथ नेता ने गहरी भौहें चढ़ा ली। कितने से? बोने ने एक पल के लिए सोचा। इतना काफी है कि वह गिर सकता है। पतन? खारवेथ ने पूछा। एक पवित्र बालक से, बोने ने सपाट स्वर में कहा, एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति में। इसके बाद सन्नाटा छा गया। एक साधारण प्रतिभावान व्यक्ति, किसी भी अन्य स्थान पर, किसी भी अन्य जाति के बीच, केवल यही उपाधि विस्मय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती। एक ऐसा प्राणी जो अनगिनत अन्य लोगों से ऊपर उठने के लिए नियत है। लेकिन यहाँ उन संस्थाओं के बीच जो चौथे दर्जे की आपदाओं से बाल बाल बच गई थी, शब्दों का महत्व अलग था। खारवेथ नेता ने अपनी जीभ चटकाए। ये तो बहुत दुख की बात है। विरेलियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें पहले से कहीं अधिक देर तक माइकल पर टिकी रहीं। यहाँ तक कि बोने को भी इसका एहसास हुआ। उसके मन में पछतावे की एक हल्की सी भावना जागृत हुई। समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला पवित्र बालक व्यर्थ था। अक्षम, ऐसे अस्तित्व तो परियों के बीच भी दुर्लभ थे, लेकिन वह भावना जल्दी ही समाप्त हो गई। अधिकांश जातियों के लिए एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति भी मूल्यवान होता था। बस उसके लिए नहीं। उसके चेहरे पर फिर से उदासीनता के भाव आ गए। अगर वह बच गया, उसने मुंह फेरते हुए कहा, तो भी वह मजबूत रहेगा। इतना मजबूत कि मायने रखे, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि चिंता का विषय हो। खारवेथ नेता ने जबड़े को कसकर पकड़े हुए बेहोश युवक को काफी देर तक घूरा, फिर अपनी जीभ से एक बार फिर क्लिक की आवाज निकाली। उन्होंने कहा, मैं असहमत हूँ। विरेलियन की निगाहें उस पर टिक गईं। महिला एल्फ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी सतर्कता थोड़ी बढ़ गई। खारवेथ ने कर्कश स्वर में बोलना जारी रखा, तुम दोनों केवल उसके द्वारा खोए गए मरे हुए लोगों की हास्यास्पद संख्या को देख रहे हो। तुम भूल गए कि उसके पास जो बचे हैं वे भी विकृत हैं। उसे एक वाक्य ने ही बाकी दोनों को उनके असमंजस भरे निष्कर्षों से जगाने के लिए काफी था। विरेलियन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। परी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें याद था, राजकुमार जो उस अराजकता में एक मूक जल्लाद की तरह खड़ा था, हर हत्या के साथ दुश्मन की आत्माओं को खाकर खुद को मजबूत कर रहा था। स्पार्टन की अगाध ज्वालाएं, काली और प्रचंड, पदार्थ और ऊर्जा दोनों को समान रूप से भस्म कर रही थी, मानो स्वयं संसार को ही प्रतिरोध करने का कोई अधिकार न हो। लकी, जिसके अग्निविश ने समय और एक ही अवसर मिलने पर चौथे रंग के ड्रेकबलेट को मार गिराया था। चींटी, एक हास्यास्पद छोटा जीव जिसकी ताकत उसके आकार के अनुरूप नहीं थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। वह विशालकाय महिला जो लगभग कुछ भी निगल सकती थी, रहस्यमयी मेंटिस, और वे दो उड़ते हुए मरे हुए सांपों के भ्रम जो अवास्तविक प्रतीत होते थे, सिवाय उन क्षणों के जब वे पूरी तरह से वास्तविक थे। और फिर खुद माइकल थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका कानून वास्तव में क्या था। उन्हें केवल वही पता था जो उसमें दिखाया गया था। शिखर पर द्वितीय श्रेणी का एक खिलाड़ी उन तृतीय श्रेणी के अभिजात वर्ग के बराबर, जो पहले ही कानून का उल्लंघन कर चुके थे। कुछ मौकों पर तो वह उन पर दबाव भी बना रहा था। अन्य मौकों पर वह ऐसे काम कर रहा था जो उसकी इस स्तर की स्थिति में किसी के लिए संभव नहीं होने चाहिए थे।
यह संयोग नहीं था, वह कोई एक बार होने वाला चमत्कार नहीं था, वह एक आधार था। विरेलियन ने धीरे से सांस छोड़ी। कमजोर होने के बावजूद भी उसने स्वीकार किया, वह अभी भी असामान्य है। खारवेत नेता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल सही। उसने युवक की ओर, फिर पहरा दे रहे मरे हुए लोगों की ओर सिर हिलाया। वह तो सिर्फ रैंक 2 का है, खारवेत ने कहा। क्या तुम ये समझते हो? सिर्फ रैंक 2, यह उसकी सीमा नहीं है। अंततः उस महिला एल्फ की निगाह माइकल से हटकर फिर से मरे हुए लोगों की पंक्ति पर टिक गई। उसने उनका मूल्यांकन किया, फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। अगर वह बच जाता है, उसने कहा, और काफी हद तक ठीक हो जाता है, तो हाँ। वह रुक गई। वह अभी भी मजबूत रहेगा। विरेलियन के होंठ आपस में दब गए, और वह अभी भी बढ़ सकता है। खारवेत मुस्कुराया। उसकी बची हुई एकमात्र भुजा उसके बगल में लटकी हुई थी। खून और कटे हुए अंगों के बावजूद उसका चेहरा उग्र था। उन्होंने कहा, वह और मजबूत हो जाएगा। यही सबसे डरावनी बात है। एक पल के लिए उनमें से कोई नहीं बोला। अचानक एक जोरदार गर्जना ने सन्नाटा तोड़ दिया। ध्वनि के फूटने से अंतरिक्ष थरथरा उठा। हवा संकुचित होकर दृश्यमान लहरों में तब्दील हो गई। जमीन कांप उठी। पहले से ही टूटी फूटी जमीन पर दरारें तेजी से फैल गईं, मानो किसी विशालकाय चीज ने अपना भार स्थानांतरित कर दिया हो। तीनों नेता एक साथ मुड़ गए। उनकी निगाहें स्रोत की ओर घूम गईं। खंडहर हो चुके युद्ध क्षेत्र के सुदूर छोर पर अंधकार में क्षेत्र के लुप्त होते अवशेषों के भीतर एक विशालकाय आकृति सीधी खड़ी हो गई। शुरुआत, वह विशालकाय प्राणी अपनी पूरी ऊंचाई तक उठ खड़ा हुआ, और ऐसा लगा मानो उसके चारों ओर की दुनिया सिकुड़ रही हो। 60 मीटर, अब उसकी लंबाई इतनी ही थी। उसका शरीर अब खुरदुरा या अस्थिर नहीं था। क्रूर पुनर्जन्म ने अपना काम पूरा कर लिया था। मजबूत हड्डियों के ऊपर घनी मांसपेशियां थीं। उसका शरीर मोटा और भारी था, और उसका व्यक्तित्व भयावह था। एक ऐसी कुचलने वाली, दमनकारी उपस्थिति जो आसपास की हर चीज पर दबाव डाल रही थी, जिससे रैंक 3 के अभिजात वर्ग को भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके मूल को किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ रखा हो। कुछ क्षणों के लिए यह उन 2 चौथे दर्जे के प्राणियों की तुलना में बहुत कमजोर महसूस नहीं हुआ जो अभी अभी मरे थे। लेकिन केवल एक क्षण के लिए बौने की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, वह स्वर्गारोहण नहीं कर पाए हैं। विरेलियन ने धीरे से सिर हिलाया। खारवेत नेता ने गहरी सांस ली। उसकी बची हुई बांह कस गई। लेकिन उसे देखो, वे सब ये बात समझ सकते थे। बिगिनिंग चौथे रैंक में नहीं पहुंच पाई थी अभी तक, लेकिन वह रैंक 3 के बिल्कुल शिखर पर खड़ा था। अगर माइकल जागा होता तो वह भी उन्हीं की तरह निष्कर्ष पर पहुंचता। उसे बिगिनिंग की आभा का अध्ययन करने या प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये बात पहले ही कहीं और स्पष्ट हो चुकी थी। अमर टाइटन स्तर 75, बस एक और स्तर, एक और उन्नति, और बिगिनिंग एक नए प्राणी के रूप में रैंक 4 में पहुंच जाएगा। बिगिनिंग ने अपना विशाल सिर पीछे की ओर झुकाया और एक और दहाड़ मारी, जो इस बार छोटी और धीमी थी, उन्माद के बजाय संयमित शक्ति से गूंज रही थी। ध्वनि दूर तक फैल गई, एक स्पष्ट संदेश लिए हुए, पास मत आओ। खारवेत नेता ने एक धीमी सांस छोड़ी, जो हंसी और आह के बीच की थी। तो अब भी उसके पास यह है। विरेलियन की आवाज धीमी थी। अगर युवक बच जाता है और ठीक हो जाता है, तो यही बात उसकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए काफी होगी। बोना काफी देर तक बिगिनिंग को देखता रहा, फिर वह मुंह फेर कर चली गई। दूसरा पद, उसने सपाट स्वर में कहा। ऐसे अधीनस्थों के साथ उसके लहजे में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। इसी बीच नरक के एक दूसरे हिस्से में एक युवक बेतहाशा भागता हुआ दिखाई दिया, मानो किसी चीज से भाग रहा हो। लेकिन अगर कोई उसके पीछे देखता तो उसे कोई भी उसका पीछा करता हुआ नहीं मिलता। वह किस कारण से भाग रहा था, ये केवल वही जानता था। अगर माइकल यहाँ होता तो वह उस युवक को पहचान लेता। वह ब्रान था। अगर किसी को ब्रान का चेहरा साफ साफ दिखाई देता तो वे तुरंत समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। ये भावनाओं का एक उलझा हुआ जाल था, कई परतों वाला और जटिल। डर, भ्रम, घबराहट, यहाँ तक कि अविश्वास भी। सकारात्मकता का एक भी अंश नहीं। लेकिन ब्रान ऐसा क्यों था? कारण सीधा साधा था। धूसर वस्त्र पहने आकृति की विधि के माध्यम से ब्रान वह देख सकता था जो धूसर आकृति दूर से देख रही थी। यह एकदम सटीक नहीं था, लेकिन पर्याप्त था। और ब्रान ने जो पहली बार देखा, उससे वह खुशी से लगभग अपना आपा खो बैठा। एक शक्तिशाली अस्तित्व जो धूसर रंग में लिपटा हुआ है। उसके साथ 2 भयानक चौथे दर्जे के प्राणी खड़े थे, और संयोगवश माइकल वहीं पास में मौजूद था। कुछ क्षणों के लिए ब्रान का दिल संतुष्टि से लगभग फट गया। अंत में वह अंततः माइकल को इस दुनिया से मिटाते हुए देखने वाला था। यह अफसोस की बात थी कि वह इसे अपने हाथों से नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रान को इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। गर्व मायने नहीं रखता था, केवल परिणाम ही मायने रखता था। जब तक माइकल दूर रहेगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वह एक बार फिर ऑरोरा के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक होगा। वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन किसी कारणवश ब्रान हमेशा खुद को ऐसी स्थिति में डाल लेता था जहां वह माइकल के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने या अपनी प्रसिद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी बन जाता था। माइकल के चले जाने के बाद वह जो भी कदम उठाएगा, उसी के बारे में कानाफूसी होगी, जिसकी दुनिया ने प्रशंसा की। उनका यही मानना था, वह यही चाहता था, वह इसी बात पर अड़ा हुआ था। ब्रान इस दृश्य को इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं। फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। यह इतना गलत था कि ब्रान के दिमाग ने पहले तो इसे स्वीकार ही नहीं किया। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। यह सदमा सीने पर हथौड़े की चोट जैसा था। माइकल के पास इतने सारे रैंक 3 इंडेड क्यों थे, और दमित होने के बावजूद वे वास्तव में रैंक 4 सुपरनेचुरल्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम क्यों थे?
माइकल किस तरह सक्षम था, या यूं कहें कि उसके वर्तमान स्वरूप में तीसरे दर्जे के दिग्गज खिलाड़ी से मुकाबला करने की ताकत कैसे थी। उसके मरे हुए सैनिक इतने शक्तिशाली कैसे थे। क्यों उसे हमेशा वही क्यों। और फिर दृश्य अचानक बदल गया। ब्रान ने आखिरी चीज जो देखी वह माइकल का झपट्टा मारना था। माइकल जो अभी तीसरे रैंक तक भी नहीं पहुंचा था, उसने उसी रैंक के एक ताकतवर व्यक्ति को मार डाला। ब्रान पर भय हावी हो गया और बिना सोचे समझे, भले ही वह बहुत दूर स्थित था, वह नरक की 15वीं मंजिल से जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। ब्रान की तेज गति उसे धूसर बंजर भूमि के पार एक मुड़ी हुई हवा की लकीर की तरह ले गई। फिर उस बेतहाशा दौड़ के बीच में उसका पैर राख के नीचे छिपी एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर अटक गया। उस स्तर पर उसे चोट पहुंचाने के लिए ये काफी नहीं था, लेकिन उस किले को बिगाड़ने के लिए ये काफी था। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे एक गलती ने उसकी गति को पलट दिया, जिससे उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। वह एक धीमी सी गड़गड़ाहट के साथ धूसर धरती पर जा गिरा, एक फेंके गए हथियार की तरह मिट्टी पर फिसलता हुआ अपने पीछे एक गहरा निशान छोड़ गया। इसके बाद उसका कंधा एक छोटी पहाड़ी से टकराया और टक्कर के कारण वह पहाड़ी धंस गई। धूल और राख बाहर की ओर उड़ने लगी। जिस स्थान पर उसका शरीर अंततः रुका, वहां एक गड्ढा बन गया। कुछ क्षणों के लिए ब्रान टूटी हुई जमीन पर लेटा रहा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि हर चीज से मिले विराम ने उसे शांत कर दिया था। अगर वह एक साधारण इंसान होता तो उस दुर्घटना में उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती, लेकिन ब्रान साधारण नहीं था। अगर उसकी तुलना माइकल नॉमन से न की जाए तो। ब्रान गुस्से से गुर्राते हुए उठा। उसके बालों और कोट से धूल उड़ रही थी। शर्मिंदगी की एक लहर इतनी जोर से ब्रान पर छा गई कि उसका जबड़ा कस गया और उसे लगभग मतली होने लगी। वह भागा था। वह डर के मारे किसी शिकार की तरह तेजी से भागा था। माइकल का डर, इसके बारे में सोचते ही उसकी गर्दन में गर्मी सी दौड़ गई। वह क्या कर रहा था? उसे माइकल से डरने की क्या जरूरत है? उनके पास 3 अलग अलग कक्षाएं थीं और उनका लाभ प्रारंभिक से लेकर अंतिम चरण तक निरंतर बना रहा। अगर वह घायल जादूगर अस्तित्व में न होता तो वह सबसे प्रतिभाशाली जादूगर होता। ब्रान ने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी तरह से खड़ा हो गया। उसके बूटों के नीचे की जमीन फिर से चटकने लगी, मानो उसकी मनोदशा पर प्रतिक्रिया कर रही हो। उसने कठोर आंखों से उस दिशा में पीछे मुड़कर देखा जहां से वह आया था। उसकी सांसें अब धीमी हो गई थीं। उसके दिमाग में आखिरी दृश्य स्पष्ट रूप से अंकित था, माइकल का मुक्का। माइकल अभी तक पदोन्नति नहीं पा सका है, अभी भी दूसरे रैंक के शिखर पर है, ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वह बाकी सभी लोगों की श्रेणी में नहीं आता हो। और वो मुक्का, उसे एक सटीक स्ट्राइक ने तीसरे नंबर की दिग्गज टीम का सफाया कर दिया। ब्रान के होंठ फड़कने लगे। डर अब भी मौजूद था, सतह के नीचे एक कांटे की तरह दबा हुआ था जिसे वह निकाल नहीं सकता था, लेकिन अब ये किसी और चीज के साथ मिल गया था। गुस्सा, अपमान, डाह करना, ईर्ष्या करना, लालच, एक तीव्र विषैली नाराजगी जिसने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। वह केवल एक क्षण के लिए ही खुश हुआ था। वह खुश था क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार वह माइकल के साए से मुक्त हो जाएगा। तुलना से मुक्त, किसी के द्वारा सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाने से मुक्त। कॉलेज की परीक्षाओं के बाद से और जब से वह मशहूर हुआ है, तब से उसने जो भी पोस्ट किया है उस पर माइकल के बारे में टिप्पणियां जरूर आई हैं। दरअसल उनके कुछ खोए हुए फीड्स तो सिर्फ माइकल के प्रशंसकों के लिए एक मिलन स्थल थे। ब्रान चाहे जो भी करे, किसी न किसी तरह से वह अंततः ऐसी स्थिति में पहुंच जाता था जहां माइकल को फायदा होता था। माइकल बड़ा हो गया। माइकल ने शानदार प्रदर्शन किया। माइकल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। माइकल ने वह चीज ले ली जो ब्रान की होनी चाहिए थी। और अब जब कोई दूसरा उसे मारने आया, तब भी माइकल ही जीता। ब्रान की सांसें पूरी तरह से स्थिर हो गईं। वह अपने द्वारा बनाए गए गड्ढे से बाहर निकला, अपनी आस्तीन से धूसर धूल झाड़ते हुए। उसकी आंखें ठंडी और एकाग्र थीं। कोई बात नहीं, अभी तो वह सिर्फ आगे है। इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा के लिए रहेगा। मेरी तीनों कक्षाओं में अगर मैं तीनों ही उन्नति के मिशन में अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इस बात को लेकर ब्रान काफी आश्वस्त था। हालांकि माइकल की अमर सेना को याद करते ही ब्रान का थोड़ा सा आत्मविश्वास फिर से डगमगा गया। ट्रिप इसी बीच 15वीं मंजिल पर वापस। युद्ध क्षेत्र के खंडहर अभी तक शांत नहीं हुए थे। हवा में अभी भी राख तैर रही थी। खून, जंग और जली हुई सत्ता की दुर्गंध एक अभिशाप की तरह फैली हुई थी जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। अन्य जातियां वहीं पर बनी रहीं, उनका ध्यान अभी भी बेहोश युवक और उसकी रक्षा कर रहे विशालकाय मरे हुए प्राणी पर टिका हुआ था। फिर अंतरिक्ष कांप उठा। एक पतली सी दरार ने हवा को चीर दिया और एक बुजुर्ग व्यक्ति उस दरार से बाहर निकला। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक शक्तिशाली आभा बाहर की ओर फैल गई, जो भारी और प्रभावशाली थी। प्रतिक्रिया तत्काल हुई और तीसरे रैंक के कई अभिजात वर्ग के सैनिक अकड़ गए। एक और रैंक 4 नरक में क्या हो रहा था? नव वर्ष का जश्न, लेकिन वह तनाव पल भर के लिए ही रहा क्योंकि वह माहौल जाना पहचाना था। यह माइकल के क्षेत्र से रैंक 4 का एक प्राणी था, एक बूढ़ा आदमी जिसे उनमें से कई लोगों ने पहले भी देखा था। अब उन्हें याद आ गया कि वह क्यों चला गया था। वह दानव स्वामी को वश में करने गया था। उसे यहाँ इस तरह फटेहाल हालत में देखकर केवल एक ही बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, या तो वह सफल हुआ या नहीं। बूढ़ा व्यक्ति एक क्षण के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसकी निगाहें युद्ध के मैदान पर घूमती रहीं और उसकी भौहें तन गईं। उसके जाने के समय की तुलना में तबाही कहीं अधिक भयानक थी। भूभाग के पूरे हिस्से मिट चुके थे। गड्ढों के ऊपर गड्ढे ही गड्ढे थे। बची खुची सत्ता हवा में तूफान के बाद गरज की गूंज की तरह लटकी हुई थी। मैदान में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। तीसरे दर्जे के शव, रैंक 4 के अवशेष के टुकड़े। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... यहाँ क्या हुआ? फिर उसकी नजरें दूसरी ओर मुड़ गईं। ये शुरुआत पर लॉक हो गया। बूढ़े व्यक्ति का शरीर पल भर में अकड़ गया।
उसकी आभा तीव्र और सतर्क हो गई और बिना सोचे समझे ही वह रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उसका हाथ किसी तकनीक का प्रयोग करने के लिए आधा आगे बढ़ा ही था कि उसने खुद को रोक लिया। 60 मीटर लंबा विशालकाय दानव दूर खड़ा था, गतिहीन लेकिन चौकस। बिगिनिंग से निकलने वाला दबाव एक पहाड़ जैसा था। बूढ़े आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... इतने शक्तिशाली मरे हुए प्राणी कब प्रकट हुए? उसकी नजरें नीचे की ओर झुक गईं। तभी उसने देखा कि वह युवक उस विशालकाय प्राणी के पैरों के पास बेहोश पड़ा हुआ है। माइकल, चारों ओर से मरे हुए लोगों से घिरा हुआ। असंभव, उसने अविश्वास से बुदबुदाया। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह थोड़े समय के लिए ही गया था, लेकिन आखिर उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? सौभाग्य से वह बूढ़ा व्यक्ति अकेला नहीं था, क्योंकि तीनों जातियों के नेता और एक चांदी की चमक वाले अमाजारी बुजुर्ग, जिनकी एक आंख अंधी थी, उसकी ओर तैरते हुए आ रहे थे। स्टोनकिन के उन 2 बुजुर्गों की बात करें तो दुर्भाग्यवश वे युद्ध में मारे गए थे। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और उन सभी ने अपने अपने तरीके से उत्तर देने की पूरी कोशिश की। कुछ देर की बातचीत के बाद बूढ़े आदमी को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। असल में उसके जाने के बाद रैंक 4 के 2 अपराधी उन्हें पकड़ने आए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः लड़ाई हुई और उस व्यक्ति की आंखों के सामने उस लड़ाई का परिणाम था। स्थिति को थोड़ा और समझने के बाद बूढ़ा व्यक्ति शांत हो गया। चूंकि उन्होंने उसे यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी दे दी थी, इसलिए रेस के आयोजक ये भी जानना चाहते थे कि उसके यहाँ क्या हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के जाने और अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद ड्रेकब्लर क्षेत्र की 4थे रैंक की महाशक्ति पहले से ही दानव स्वामी से लड़ रही थी, और यद्यपि यह एक बराबरी की लड़ाई लग रही थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि दानव स्वामी धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहा था, जिससे उस समय लड़ाई का परिणाम अनिश्चित हो गया था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शामिल होने के बाद लड़ाई अधिक संतुलित हो गई और उनकी टीम को अधिक लाभ मिलने लगा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने इस बारे में हल्के फुल्के ढंग से बात की, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति एक कठिन कहानी बयां कर रही थी। बहरहाल दानव स्वामी से निपटने और उसके अंगों को विभाजित करने के बाद, जिसके बारे में बूढ़े व्यक्ति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसने और ड्रेकब्लर ने क्या लिया, वह तुरंत वापस आ गया। अपनी कहानी सुनाने के बाद अन्य जातियों के नेता अपने अपने विचारों में खो गए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति का ध्यान फिर से माइकल पर, फिर शुरुआत पर और अंत में फिर से माइकल पर लौट आया। उस बौने ने उसे माइकल की ओर देखते हुए पकड़ लिया और बोला, उन्होंने कहा, आपका राज्य सौभाग्यशाली है कि आपने ऐसे युवा को जन्म दिया। बूढ़े व्यक्ति की निगाहें बेहोश आकृति पर टिकी रहीं, फिर पहरा दे रहे मरे हुए लोगों के घेरे पर गईं, और फिर कुछ पल के लिए दूर स्थित बिगिनिंग की विशालकाय आकृति पर टिक गईं। उसने सहमति में सिर हिलाया। यह एक सरल स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सहमति देने में थोड़ी देर हो गई और उसमें एक अजीब सी अकड़ थी जो बौने के कथन में निहित निश्चितता से मेल नहीं खाती थी। खारवेथ नेता ने इसे देख लिया। विरेलियन ने भी इसे नोटिस किया। यहाँ तक कि अदृष्टि से घायल और खून से लथपथ अमाजारी बुजुर्ग महिला ने भी अपना सिर थोड़ा झुकाया। उन सभी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन उनमें से कोई भी इसका सटीक कारण नहीं बता सका। उस बूढ़े आदमी के मन में सच्चाई बहुत सरल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे कहे। वह इस युवक से आज ही मिला था, उसके जीवन में पहली बार। आज से पहले तो उसे माइकल के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। उसका नाम नहीं, उनकी प्रतिभा नहीं, लेकिन वह ये बात यहाँ कैसे कह सकता था? इंदौर के सामने इसका कोई मतलब नहीं होगा। इससे उसका साम्राज्य अंधा प्रतीत होगा, इससे वह अक्षम प्रतीत होगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से बस सिर हिलाया, मानो बौने के शब्दों की उसे उम्मीद थी। हाँ, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। भाग्यशाली। बौने की निगाहें वहीं ठहर गईं। एक पल के लिए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे इसकी परवाह नहीं थी। खारवेथ नेता ने अपने बचे हुए हाथ से अपना गाल खुजलाया, बूढ़े आदमी को एक पल के लिए घूरा, फिर नजरें हटा ली। विरेलियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी सतर्कता बढ़ गई। फिर अमाजारी बुजुर्ग महिला ने कर्कश आवाज में बोलना शुरू किया। अब क्या? बौने ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। इलाज, उसने सीधे सादे शब्दों में कहा। उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। बूढ़े आदमी की भौहें तन गईं। उसने कोई बहस नहीं की। वह माइकल की हालत को बिना छुए ही समझ गया था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। जाति के सभी नेता एक विशालकाय मरे हुए प्राणी की ओर देखने के लिए मुड़ गए। खैर, ये काफी बड़ा मुद्दा था। हालांकि माइकल का स्वास्थ्य सर्वोपरि था, लेकिन कोई भी उसके लिए चौथे रैंक के आधे स्तर के विशालकाय से लड़ने का प्रयास नहीं करने वाला था, खासकर इतनी क्रूर लड़ाई के बाद की अराजक स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो उपस्थित जातियों में से कोई भी लड़ने की स्थिति में नहीं थी। कई गंभीर रूप से घायल थे, 2 चौथे दर्जे के खतरों के खिलाफ लंबे संघर्ष से थक चुके थे, और उनकी सेना पहले ही काफी कम हो चुकी थी। यदि वे पूरी ताकत में भी होते तो भी बिगिनिंग की उन्नत अवस्था का सामना करने के लिए उन्हें अपनी आधी से अधिक संख्या खोने के लिए तैयार रहना पड़ता, क्योंकि उस विशालकाय की शक्ति अत्यधिक है और उसके क्रूर पुनर्जन्म के नियम का स्वभाव निर्दयी है। भले ही वे उस बूढ़े व्यक्ति को भी शामिल कर लें, जो अपनी सीमाओं के बावजूद विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम एक दमित रैंक 4 महाशक्ति था, वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि बिगिनिंग के अलावा अन्य मरे हुए लोग हमला नहीं करेंगे। यह उम्मीद स्पष्ट रूप से निराधार थी। मरे हुए लोगों की सेना अत्यंत वफादार और निर्दयी थी, और उन्हें उकसाने से युद्ध क्षेत्र और भी भीषण नरसंहार में तब्दील हो जाता। उस बूढ़े व्यक्ति समेत उपस्थित किसी भी जाति के लोगों ने किसी को बचाने के असफल प्रयास में मरने को एक ऐसे कार्य के रूप में नहीं देखा जिसे एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति करना चाहेगा। तीसरे रैंक और उससे आगे तक पहुंचने वाले अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों में जीवित रहने की प्रवृत्ति गहरी होती है, और इस तरह के लापरवाह हस्तक्षेप पर सब कुछ दांव पर लगाना सरासर मूर्खता थी। इसी बीच माइकल के पास ही स्पार्टन अपने स्वामी के शव के बगल में घुटनों के बल बैठा था। उसके फटे हुए वस्त्र ढीले लटक रहे थे।
उसके हाथ में एक कीड़े जैसा प्राणी था। उस मरे हुए प्राणी का चेहरा शांत और संयमित था। अपने स्वामी के लिए चिंता होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। ये रैंक 3 लाइफ वर्म था, एक बहुमूल्य एंडेज जो अपने शक्तिशाली उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। उसने कुछ क्षण पहले ही उस जीव को माइकल के शरीर से बाहर निकलते देखा था। शारीरिक चोटों के मामले में उसका काम स्पष्ट रूप से पूरा हो चुका था। पता चला कि अपने गुरु के बेहोश होने से पहले या शायद उससे कुछ समय पहले माइकल ने बुद्धिमानी से उनके शरीर में लाइफ वर्म डाल दिया था ताकि उनकी हालत स्थिर हो सके और अत्यधिक परिश्रम और आघात से हुए गंभीर नुकसान की भरपाई हो सके। हालांकि अपनी इंद्रियों से और अधिक जांच करने पर स्पार्टन को पता चला कि हालांकि वर्म और माइकल के मजबूत शरीर के कारण उनके गुरु की शारीरिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। इतने सारे बंधुआ मरे हुओं के खोने से माइकल की आत्मा पर गहरे घाव हो गए थे, ऐसी दरारें जिन्हें कोई साधारण शारीरिक उपचारक जल्दी से ठीक नहीं कर सकता था। स्पार्टन, जो अपने गुरु के समान ही ज्ञानी था, बल्कि कुछ मामलों में उनसे भी अधिक ज्ञानी था, अपनी रिकवरी में सहायता के लिए क्या कर सकता है, इस पर गहराई से विचार करने लगा। उसकी ठंडी निगाहें हवा में तैर रहे जाति के नेताओं की ओर गईं और विशेष रूप से उस एल्फ पर टिक गईं। जानकार स्पार्टन लोगों के लिए कल्पित बौने अपनी उपचार क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध जाति थे। बिना किसी झिझक के स्पार्टन उनकी ओर उड़ गया। उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, जो न तो केवल तीसरे दर्जे के मरे हुए व्यक्ति से भयभीत था और न ही युद्ध के दौरान स्पार्टन की उपस्थिति से अपरिचित था, अन्य सभी जाति के नेता तनावग्रस्त हो गए। वातावरण में अचानक आए बदलाव ने बूढ़े व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन वह उस मरे हुए व्यक्ति की बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसके आने से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने युद्ध के दौरान स्पार्टन को देखा था। वह पहले से ही जानता था कि यह मरे हुए प्राणी विशेष रूप से बुद्धिमान था, सामान्य बुद्धिहीन दासों से कहीं अधिक। पहली नजर में स्पार्टन किसी आम इंसान से अलग नहीं दिखता था। उसकी बनावट परिष्कृत थी और उसका हावभाव लगभग अलौकिक था। बिना बारीकी से देखे और उसकी असाधारण मोहकता और आकर्षण के कारण कोई उसे किसी दुर्लभ मरे हुए प्राणी या उससे भी उच्च श्रेणी का सदस्य समझ सकता था। स्पार्टन वास्तव में मरे हुए लोगों जैसा था, लेकिन उस ब्रह्मांड में प्रजनन करने में सक्षम शुद्ध मरे हुए लोगों की नस्लें दुर्लभ थीं, जो पिशाचों जैसे प्राणियों तक सीमित थीं, जो अपनी वंश परंपरा और समाज को बनाए रखते थे। स्पार्टन जैसे अधिकांश मरे हुए प्राणी अपने रचनाकारों द्वारा बनाए गए थे और उनसे बंधे हुए थे, जो उन्हें पिशाचों जैसी जातियों से मौलिक रूप से अलग बनाता है, जिन्हें मृतकों में से जीवित करने की आवश्यकता नहीं थी। स्पार्टन एकत्रित नेताओं से कुछ कदम दूर रुक गया। क्या आप मेरे स्वामी का इलाज कर सकते हैं? स्पार्टन ने पूछा। उसके शब्द सामान्य रूप से निर्देशित थे, हालांकि उसका ध्यान स्पष्ट रूप से उस बौने पर केंद्रित था। उस अप्सरा ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी। उसकी आंखें स्पष्ट और तीक्ष्ण थीं। उसने उसके अमर स्वरूप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, न ही उसकी बुद्धिमत्ता पर कोई आश्चर्य जताया। युद्ध के मैदान में वह इतना कुछ देख चुकी थी कि उसे यह स्वीकार करना ही था। हाँ, उसने कुछ देर रुकने के बाद कहा, लेकिन यहाँ नहीं। बौने ने आगे कहा, यह जगह उपयुक्त नहीं है। उसकी आत्मा को बहुत गहरा और अस्थिर आघात पहुंचा है। उचित उपचार के लिए एक नियंत्रित वातावरण आवश्यक है। वह थोड़ी हिली। उसकी निगाहें खंडहर हो चुकी 15वीं मंजिल पर घूमी और उसके वस्त्रों में सरसराहट हुई। उसे एल्फों के लोक में लाना होगा। स्पार्टन ने कुछ नहीं कहा। बाहरी तौर पर वह स्थिर रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मन ही मन कुछ हलचल हुई। स्पार्टन में जीवित प्राणियों की तरह भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी परिष्कृत थी कि वह उनकी कार्यप्रणाली की नकल कर सकता था। वह जोखिम का आकलन कर सकता था। वह इरादों का मूल्यांकन कर सकता था। वह सावधानी के करीब कुछ अनुभव कर सकता था। और इस समय वह सतर्कता महसूस कर रहा था। एक और क्षेत्र, एक और जगह जहां उसका मालिक असुरक्षित हो सकता है। स्पार्टन को यह अच्छा निर्णय नहीं लगा। उसने ब्रह्मांड का इतना अध्ययन कर लिया था कि वह जानता था कि शक्ति शायद ही कभी बिना किसी कीमत के मिलती है, और उससे भी कम बार बिना किसी शर्त के। अपने स्वामी को किसी दूसरी जाति के क्षेत्र के केंद्र में ले जाना, चाहे उनकी चिकित्सा कला कितनी भी प्रसिद्ध क्यों न हो, उसे खतरनाक लग रहा था। बौने ने उसकी चुप्पी पर ध्यान दिया। वह एक पल रुकी, फिर बोली। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया था। आपके गुरु वरिष्ठ हमारे साथ आ सकते हैं। उसने अपनी नजरें थोड़ी सी इधर उधर कर ली। मेरा मतलब उससे है। उसकी नजर माइकल के राज्य के उस बूढ़े व्यक्ति पर टिक गई। तुरंत ही सभी को समझ आ गया कि वह किसका जिक्र कर रही थी। स्पार्टन का सिर तुरंत घूम गया। उसकी निगाहें उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। अचानक मिली तवज्जो से बूढ़ा आदमी अचंभित होकर स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उनकी निगाहें मिली। एक निगाहें प्राचीन और मानवीय थी, जबकि दूसरी निगाहें निर्जीव हरी रोशनी से भरी हुई थी। तारांकन। स्पार्टन ने उसका मूल्यांकन किया। चौथा स्थान, एक ही क्षेत्र से, अपने गुरु के मूल से जुड़ा हुआ। स्वीकार्य है, आदर्श नहीं, लेकिन स्वीकार्य है। बौने ने बोलना जारी रखा। वह उपचार का अवलोकन कर सकता है। वह पूरी अवधि के दौरान युवक के साथ रह सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह हस्तक्षेप करने का विकल्प भी चुन सकता है। उसकी निगाहें एक पल के लिए स्पार्टन पर वापस गईं। यह कोई जाल नहीं है। आपके मालिक ने हमारी मदद की है, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही उचित है। स्पार्टन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने माइकल की ओर मुड़कर देखा। उसका स्वामी आकाश के नीचे बेहोश पीला पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर वे मरे हुए लोग थे जो उसके लिए दूसरी बार मरने को भी तैयार थे। जीवन की कृमि स्पार्टन के हाथ में शांति से पड़ी थी। उसे याद दिला रही थी कि उसके स्वामी का शरीर स्थिर है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। स्पार्टन को यह बात पता थी। शारीरिक चोटें सहन की जा सकती हैं। आत्मा के घाव अलग तरह के थे। अगर इनका इलाज न किया जाए तो ये हमेशा के लिए माइकल का पीछा करते रहेंगे। स्पार्टन की उंगलियां जीवन कृमि के चारों ओर थोड़ी ढीली पड़ गईं। फिर उसने बौने की ओर देखा। क्या मेरे स्वामी ठीक हो जाएंगे?
स्पार्टन ने पूछा। बोने ने बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों का सामना किया। उन्होंने कहा, वह जीवित रहेगा और उसकी नींव को स्थिर किया जा सकता है। पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। ये स्वीकार्य है, स्पार्टन ने उत्तर दिया। उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की ओर अपना सिर घुमाया। तुम जाओगे, स्पार्टन ने कहा। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली, क्योंकि उसके मन में एक विचार कौंध गया था। माइकल को त्यागा नहीं जा सकता था। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अगर वह खुद को अलग थलग करना भी चाहता तो भी वह अन्य जातियों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा कुछ भी करने से गलत छवि बनती, उसके राज्य की, उसकी खुद की और उन लोगों के प्रति उनके बर्ताव की जिन्होंने उनके लिए खून बहाया। ब्रह्मांड में अधिकांश जातियों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा मायने रखती थी। और इसके अलावा बूढ़े आदमी की निगाहें एक बार फिर माइकल के बेहोश शरीर पर टिक गईं। चाहे वह युवक को वर्षों से जानता हो या केवल कुछ घंटों से, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल ने पहले ही इतनी गहरी छाप छोड़ दी थी कि जिम्मेदारी तय हो गई थी। उपचार के अलावा एक और कारण भी था, जिज्ञासा। उस युवक का रहस्य इतना गहरा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके आसपास की कई बातें महज संयोग नहीं लग रही थी, न ही उन्हें माइकल को प्रतिभाशाली कहकर समझाया जा सकता था। उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सब कुछ स्पष्ट नहीं किया। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए। माइकल के ठीक हो जाने या कम से कम उसकी हालत स्थिर हो जाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे फेडरेशन वापस ले जाकर उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच कराने की योजना बनाई। ये योजना केवल संदेह के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकतावश थी। धीरे धीरे बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा। स्पार्टन ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर अपना सिर एक बार झुकाया, बस इतना कि स्वीकृति का संकेत मिल सके। बोने ने धीरे से सांस छोड़ी। तो फिर हम और समय बर्बाद नहीं करते, जाओ अपने मालिक को बुला लाओ। स्पार्टन ने सिर हिलाया और अपने स्वामी के पास लौट आया, जहां उसने अन्य मरे हुओं से संवाद करने के लिए अपनी विधि का उपयोग किया। माइकल की सचेत और अचेतन क्रियाओं के कारण उसके कई मरे हुए सैनिक पहले से ही लीजन के नेताओं को जानते थे, जिससे निर्णय लेना आसान हो गया। जैसे ही यह निर्णय लिया गया, कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके आसपास की सभी जातियों को चौंका दिया। सबसे पहले उनका ध्यान इस बात पर गया कि जैसे ही एक और विशालकाय व्यक्ति आगे बढ़ा, बिगिनिंग का आकार कम होने लगा। यह मादा थी, लिली। आकार के मामले में वह बिगिनिंग के आसपास भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी ऊंचाई 25 मीटर थी। बिगिनिंग और स्पार्टन को माइकल को ले जाते हुए देखने के बाद उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और गहरी सांस ली। वहां जमा हुए विभिन्न जातियों के लोगों की स्तब्ध निगाहों के सामने कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। लिली के चारों ओर की हवा मानो किसी अदृश्य लहर द्वारा खींची जा रही हो, अंदर की ओर मुड़ गई। उसके खुले मुंह के किनारों पर अंतरिक्ष थोड़ा सा झुक गया और एक धीमी, खोखली ध्वनि उजड़े हुए युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। एक एक करके मरे हुए लोग आगे बढ़ने लगे। जमीन से उठते समय उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। मरे हुए प्राणियों की धाराएं लिली की ओर उमड़ पड़ी और जैसे ही वे उसके मुंह की सीमा पार करते, उनके शरीर काले, भूरे और गहरे रंग की ऊर्जा के धुंधले कणों में विलीन हो गए। प्रत्येक प्राणी पूरी तरह से गायब हो गया, मानो शून्य में समा गया हो। एक के बाद एक, कुछ ही सेकंड में माइकल के आसपास का इलाका खाली हो गया। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। रेस देखने आए दर्शकों के बीच एक सिहरन दौड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... भंडारण का जादू, किसी ने बुदबुदाया। लिली ने अभी जो क्षमता प्रदर्शित की वह कोई नई जागृत क्षमता नहीं थी। उसके पास ये गुण हमेशा से था, उस क्षण से जब उसके कानून ने आकार लिया था। लिली की मूल शक्ति भक्षण करना थी। उसके पेट के भीतर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित स्थानिक गुहा थी, जो तकनीकों द्वारा निर्मित होने के बजाय सीधे उसके नियम से उत्पन्न हुई थी। एक ऐसा जीवित स्थान जो विशाल मात्रा में पदार्थ, ऊर्जा और अन्य चीजों को धारण करने में सक्षम था। लिली द्वारा निली गई कोई भी चीज तब तक नष्ट नहीं होती थी जब तक कि वह स्वयं ऐसा न चाहे। इस क्षमता का इस तरह से पहले लगभग कभी इस्तेमाल न होने का कारण सरल था। माइकल को इस पर भरोसा नहीं था। उसने लिली के विनाशकारी नियम का एक से अधिक बार परीक्षण किया था। हर बार अनजाने में कोई न कोई मूल्यवान वस्तु खो गई थी। एक विशेष रूप से यादगार अवसर पर एक मरे हुए माइकल को, जिसे वह बलिदान करने का इरादा नहीं रखता था, निगल लिया गया। उसके बाद माइकल ने इस भंडारण स्थान के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन उसके मरे हुए साथियों को इस बात का पता नहीं था। न ही वे उसकी तरह सतर्क थे। वे उनके अतीत के अनुभवों को साथ नहीं ले गए। उन्हें सिर्फ सुविधा का ही ज्ञान था। जब स्पार्टन ने इस फैसले की जानकारी दी, जब सेना को समझ आया कि माइकल को स्थानांतरित किया जाएगा, तो लिली की उपस्थिति ने एक सरल समाधान पेश किया। एक सुरक्षित जगह, अपने स्वामी के करीब। उनके नजरिए से यह बिल्कुल सही था। लिली ने स्वयं कोई आपत्ति नहीं जताई। वह उन्हें भोजन के रूप में नहीं देखती थी। इस प्रकार बिना किसी झिझक या भय के मरे हुए लोग खुद को उसमें खींचने देने लगे। अब युद्ध क्षेत्र लगभग खाली पड़ा था। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक शांत निष्कर्ष बन गया। इस युवक पर नजर रखनी होगी और यदि संभव हो तो इस मरे हुए प्राणी के अस्तित्व में आने का पूरा विवरण फेडरेशन के अभिलेखों में दर्ज किया जाना चाहिए। लिली ने सांस लेना समाप्त किया और अपना मुंह बंद कर लिया। फिर धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। 25 मीटर, 15, 10। जब तक कि वह काफी छोटे आकार में खड़ी नहीं हो गई, तब तक वह सामान्य मानकों के हिसाब से अभी भी विशाल थी, लेकिन अब क्षितिज पर हावी नहीं थी। तीनों मरे हुए प्राणी हवा में ऊपर उठे और एकत्रित जाति के नेताओं की ओर बढ़ने लगे। वे दौड़ के नेताओं से कुछ कदम दूर रुक गए। स्पार्टन ने सबसे पहले बात की। उन्होंने शांत भाव से कहा, हमें चलना शुरू कर देना चाहिए। उस बोने ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें नीचे की ओर झुक गईं। ये सबसे पहले माइकल पर केंद्रित हुआ।
बेहोश युवक स्पार्टन की बाहों में पूरी तरह नग्न अवस्था में पड़ा था। फिर उसकी नजर लिली पर पड़ी। फिर शुरुआत की ओर। दोनों ही मृत दैत्य समान रूप से नग्न थे, उनके शरीर को लज्जा या आवरण की कोई परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें बिगिनिंग के विशाल शरीर के निचले हिस्से पर एक पल के लिए ठहर गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ तनाव आ गया। स्पार्टन ने उसकी निगाहों का पीछा किया, फिर उसकी ओर वापस देखा। कुछ सेकंड बीत गए। अंततः उस बौने को कुछ समझ आया। वे मरे हुए लोग उसे हैरानी से घूर रहे थे। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि ऐसा क्यों हुआ। अमर प्राणियों को इसकी परवाह नहीं थी। उनमें शर्म की कोई सहज भावना नहीं थी और न ही कपड़ों से कोई सांस्कृतिक लगाव था। यहाँ तक कि स्पार्टन, जो वस्त्र धारण करता था, वह भी ऐसा केवल इसलिए करता था क्योंकि वह कुछ नोट्स पढ़ने के बाद बनाई गई अपनी विद्वान छवि को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा कपड़ों के बारे में उनके मन में कोई विशेष विचार नहीं थे। इस बात का एहसास होते ही एल्फ प्रतिनिधि ने अपना गला साफ किया। उद्धरण चिन्ह ... कपड़े, उसने कहा। स्पार्टन ने पलकें झपकाईं। क्या यह इलाज के लिए आवश्यक है? उसने पूछा। परी थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने स्वीकार किया। लेकिन अनावश्यक जटिलताएं पैदा किए बिना दूसरे लोक में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक है। तो फिर कपड़े उपलब्ध कराओ, उसने सरलता से कहा। वैसे भी वह स्वयं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं थे। यहाँ तक कि उसका अपना चोगा भी, जो युद्ध में बच गया था, कई जगहों से फटा हुआ था। फिर भी बाकी दोनों की तुलना में वह सजे धजे दिखाई देता था। परी ने सिर हिलाया और अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी आस्तीनों से हल्के हरे रंग की लताएं निकली और हवा में तेजी से लहराने लगी। कुछ ही क्षणों में प्रकाश ठोस रूप में परिवर्तित हो गया। साधारण वस्त्रों का निर्माण हुआ। स्पार्टन और माइकल के लिए ढीले वस्त्र, लिली और बिगिनिंग के लिए घने मजबूत आवरण जो परतदार लताओं से बने होते हैं और जो उनके आकार के अनुसार फैलने और आकार बदलने में सक्षम होते हैं। वे देखने में सुरुचिपूर्ण तो नहीं थे, लेकिन पर्याप्त थे। अगर माइकल ने इसे देखा होता तो वह इस बात पर आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाता कि कोई वास्तव में रहस्यमय जादू का उपयोग करके कपड़े कैसे बना सकता है। यह अजीब तरह से सुविधाजनक था। वे वस्त्र मृत शरीरों पर समा गए। स्पार्टन ने कहा, अब हम चलते हैं। एल्फ ने सिर हिलाया और बगल में मौजूद अन्य जातियों की ओर मुड़ी, जिनमें चांदी जैसे बालों वाला अमाज़री बुजुर्ग भी शामिल था। हम अभी नहीं जाएंगे। मूलतः उन सभी का यही उत्तर था और उनका तर्क जायज था। कहीं भी जाने से पहले वे अपने क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। वे इतने लंबे समय से लड़ रहे थे और किसी को नहीं पता था कि उनकी अनुपस्थिति में दुश्मन ने उन स्थानों को कोई नुकसान पहुंचाया है या नहीं। उस बौनी ने उनकी बातें समझ ली, क्योंकि वह भी ऐसा ही करने की योजना बना रही थी। आखिरकार अपने गृह लोक तक पहुंचने के लिए उसे पहले नरक के 15वें तल पर स्थित एल्फ क्षेत्र से गुजरना होगा। आपस में बातचीत करने और अपने शहीद साथियों के शवों को ले जाने के बाद विभिन्न जातियों ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए। मरे हुए लोग और बूढ़ा आदमी बौनों के पीछे पीछे उनके ठिकाने तक गए। नरक की अन्य मंजिलों की विचित्र दुनियाओं के विपरीत 15वीं मंजिल अपेक्षाकृत सामान्य दिखती थी। ये बेहद अछूती प्रतीत होती थी, मानो किसी प्राचीन वनलोक जैसी हो। एल्फों का इलाका इसी तल के भीतर स्थित था। चूंकि समूह में सभी लोग रैंक 3 के थे, इसलिए उन्होंने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच गए। एल्फों का इलाका नरक के 15वें तल पर स्थित विशाल वन जगत के भीतर एक जंगल था। लंबे पेड़ एक दूसरे के करीब उगते थे, उनके तने सीधे और प्राचीन दिखते थे। उनकी शाखाएं ऊपर की और आपस में गुंथी हुई एक प्राकृतिक छतरी बनाती थी जो प्रकाश को अवरुद्ध करने के बजाय उसे छानती थी। वनभूमि साफ थी। पेड़ों के बीच दबी हुई मिट्टी और चपटी जड़ों से बने रास्ते थे, जिन पर अक्सर चलना स्पष्ट था। किनारों पर छोटी झाड़ियां और जंगली घास बेरोक टोक उग रही थी। पेड़ों की छांव के नीचे की हवा ठंडी और ताजी थी, जिसमें पत्तियों, मिट्टी और लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। पूरे जंगल में एल्फों के आवास बिखरे हुए थे, जिन्हें संयम और सावधानी से बनाया गया था। कुछ घर सीधे पेड़ों में बने थे, जीवित तनों के चारों ओर आकार दिए गए थे। उनके लकड़ी के चबूतरे कटे हुए बीमों के बजाय प्राकृतिक वृद्धि द्वारा समर्थित थे। वहीं कुछ अन्य घर जमीन पर बने थे। साधारण लकड़ी की संरचनाएं आधार में पत्थर से सुदृढ़ की गई थीं, जो परिवेश पर हावी होने के बजाय उसमें घुल-मिल जाती थीं। लकड़ी और रस्सी के पुल ऊपरी आवासों को जोड़ते थे। वहां कोई विशाल दीवारें या भव्य द्वार नहीं थे, केवल प्राकृतिक रूप से ऊंचे स्थानों पर चौकियां बनी हुई थीं, जहां एल्फ रक्षक शाखाओं के बीच चुपचाप खड़े होकर निगरानी करते थे। वहां युद्ध के कोई निशान नहीं थे, कोई झुलसी हुई जमीन नहीं, कोई भी संरचना टूटी हुई नहीं है, खून नहीं निकला, सब कुछ सही सलामत था, व्यवस्थित और शांत। एल्फ प्रतिनिधि के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने बोलने से पहले इलाके का सावधानीपूर्वक जायजा लिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि दुष्टों का मकसद सिर्फ युद्ध के लिए एकत्रित हुई जातियों को निशाना बनाना था। उन्होंने आपके क्षेत्र पर हमला नहीं किया। जवाब देते समय परी की निगाहें सामने की ओर टिकी रहीं, या फिर उन्हें भरोसा था कि वे इससे बाद में निपट लेंगे। उसके बाद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने अपना ध्यान स्पार्टन की बाहों में बेहोश पड़े माइकल की ओर मोड़ा। उनके चेहरों पर अजीब भाव थे। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर दोबारा देखा। जंगल के ऊपर हवा में अचानक एक हलचल सी दौड़ गई। पेड़ों की शाखाओं में मौजूद एल्फ रक्षकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही एक आकृति पेड़ों के बीच से हवा में तेजी से गुजरी, उन्होंने अपने धनुषों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कोई आ रहा था, तेज। वह तेजी से आगे बढ़ी, तभी उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसकी गति धीमी पड़ने से हवा में ही उसका शरीर अकड़ गया। वह अचानक रुक गई, कुछ दर्जन मीटर दूर हवा में मंडराती रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि एक भारी, संयमित आभा ने उसकी इंद्रियों को छू लिया। चौथा स्थान। उसकी निगाहें अचानक उस स्रोत की ओर घूम गईं। बुजुर्ग आदमी। फिर उसकी निगाहें दोबारा इधर उधर घूमने लगीं। स्पार्टन और उसके पीछे खड़े दो विशालकाय व्यक्तियों की ओर।
उसकी बाहों में पड़े बेहोश इंसान के लिए। और अंत में इनके पीछे के व्यक्तित्वों की बात करते हैं। कई बौने शवों को ढो रहे थे, कुछ घायल थे, कुछ एकदम स्थिर थे। उनके पीछे खून की गंध आ रही थी, हल्की लेकिन स्पष्ट। महिला की सांस अटक गई, उसके होंठ कांप रहे थे। इससे पहले कि उसे एहसास होता, उसकी आंखों में आंसू भर आए और बेधड़क होकर उसके गालों पर बहने लगे। वह धीरे धीरे उड़कर करीब आए और बौने प्रतिनिधि के बगल में पहुंच गई। बहन, उद्धरण चिन्ह। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। युद्ध के बाद पहली बार उसके चेहरे पर बना सख्त नियंत्रण टूट गया। बहन लिरियन, उसने धीमी आवाज में कहा। दोनों बौने एक पल के लिए एक दूसरे को निहारते रहे। फिर उस महिला ने बौने प्रतिनिधि का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? लिरियन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यहाँ रैंक 4 क्यों है? यहाँ हर दिशा से घायल या मृत भाई बहन क्यों लाए जा रहे हैं? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत से लोगों की जान गायब है। एल्फ प्रतिनिधि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें छिपी गंभीरता निर्विवाद थी। उन्होंने कहा, एक लड़ाई हुई थी, एक ऐसी लड़ाई जिससे हम बच नहीं सकते थे। लिरियन की मुठ्ठियां उसकी बगल में कस गईं। कौन? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे किसी और काम से निपटना है। मुझे युवाओं को इलाज के लिए घर वापस ले जाना होगा, बौने प्रतिनिधि ने कहा। लिरियन ने अपनी आस्तीन के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछे और खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। उसकी निगाहें एक बार फिर माइकल पर टिक गईं। वह कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। किसी के जवाब देने से पहले ही उसकी निगाहें उसके पीले पड़े चेहरे पर टिक गईं। कुछ और सेकंड तक वह घूरती रही, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। क्या यह आधा एल्फ है? जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज में थोड़ी सी तिरस्कार की भावना झलक रही थी। यदि कोई एल्फ संस्कृति को समझता है तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि ऐसा क्यों है। एल्फ्स के बीच ऐसी प्रतिक्रिया असामान्य नहीं थी। ब्रह्मांड में एल्फ्स को एक गौरवशाली जाति के रूप में जाना जाता था। बाहरी लोगों के लिए ये गौरव अक्सर शालीनता, अनुशासन और परंपराओं के प्रति अटूट निष्ठा के रूप में प्रकट होता था। लेकिन एल्फ समाज के भीतर यही गौरव कहीं अधिक गहरा और तीव्र था। खून मायने रखता था, शुद्धता मायने रखती थी। एल्फ्स के लिए वंश केवल विरासत नहीं बल्कि पहचान थी। उनकी लंबी आयु, धीमी प्रसव प्रक्रिया और प्रकृति से गहरा जुड़ाव एक ऐसी संस्कृति का आधार बना था जो निरंतरता को सर्वोपरि मानती थी। निरंतरता में बाधा डालने वाली कोई भी चीज दोष मानी जाती थी। उस व्यवधान में आधे एल्फ भी शामिल थे। वे तनुकरण के जीवंत उदाहरण थे। न तो पूरी तरह से एल्फ और न ही पूरी तरह से किसी अन्य जाति के। आधे एल्फ एक ऐसी असहज स्थिति में थे जिसे एल्फ समाज ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उनकी उम्र तेजी से बढ़ती थी, प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव अस्थिर था। एल्फ मानकों के अनुसार उनकी मानव ऊर्जा का स्वरूप भी अस्थिर था। कई एल्फों के लिए ये विशेषताएं इस बात का पर्याप्त प्रमाण थी कि आधे एल्फ अपूर्ण प्राणी थे। अशुद्ध। आधे एल्फ को अक्सर अधिकार के पदों से वंचित रखा जाता था, पवित्र उपवनों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी और चुपचाप एल्फ बस्तियों के किनारों पर धकेल दिया जाता था। यहाँ तक कि जब उन्हें एल्फों के बीच रहने की अनुमति दी जाती थी तब भी उन्हें शब्दों से अधिक मौन के माध्यम से लगातार यह याद दिलाया जाता था कि वे वास्तव में उनके नहीं हैं। और अधिक पारंपरिक गुटों के बीच एक अर्ध एल्फ का मात्र अस्तित्व ही एल्फ की गरिमा पर एक धब्बा माना जाता था। इसीलिए लिरियन की आवाज में वो तीखापन था। इसीलिए उसकी निगाहें माइकल पर संदेह और बेचैनी के मिले जुले भाव से टिकी हुई थी।